महात्मा गांधी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आज़ादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की। हमारा चैनल इस विशेष वीडियो के माध्यम से बापू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महात्मा गांधी के जीवन एवं तत्कालीन समाज की जानकारी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थीं, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे, उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त थे। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक शर्मीले एवं संकोची थे। शुरुआती जीवन। साधारण एवं संकोची व्यक्ति। बापू बहुत ही सीधे एवं ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता एवं निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जिस छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वे घर आज कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात है। उनकी मां पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थीं, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली एवं संयमी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने घर एवं परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। गांधी जी की मां के व्यक्तित्व ने उनके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित किया। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र नाटक से भी बहुत प्रभावित हुए। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई एवं कष्टकर जिंदगी से सफलतापूर्वक निकलने की अद्भुत क्षमता ने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने भी राजा हरिश्चंद्र के दिखाए मार्ग पर चलने का मन बना लिया। गांधी जी में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, न ही उन्हें खेलों में रुचि थी। वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान किया और किसी भी परीक्षा में कभी भी नकल नहीं की। गांधी जी अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास के बहुत करीब थे। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई ने ही उनकी पढ़ाई में मदद की एवं उन्हें कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा। कस्तूरबा गांधी। आदर्श एवं सेवानिष्ठ पत्नी। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता गोकुलदास माखन जी एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थीं। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया। वे गांधी जी के हर कार्य में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रहीं और दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में गांधी जी के सभी कार्यों में उन्होंने उनका साथ दिया। वे हमेशा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलीं और उन्होंने आश्रम के कठोर एवं सादगीपूर्ण जीवन को भी आसानी से अपना लिया। कस्तूरबा गांधी अत्यंत धर्मपरायण महिला थीं। गांधी जी के विचारों का अनुसरण कर उन्होंने भी जातीय भेदभाव करना छोड़ दिया। वे स्पष्टवादी, व्यवहार कुशल एवं अनुशासित महिला थीं। उच्चतर शिक्षा के लिए गांधी जी के लंदन जाने के बाद कस्तूरबा गांधी ने भारत में अकेले रहकर अपने नवजात शिशु हरिलाल का पालन पोषण किया। गांधी जी के 4 पुत्र थे: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लंदन में शिक्षा एवं गांधी जी के लिए विकट परिस्थितियां। उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। इसी दौरान सन 1885 ईशून्य में उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार के एक करीबी सदस्य ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। गांधी जी को भी यह सुझाव काफी पसंद आया।
लेकिन उनकी मां उनके इंग्लैंड जाने के विचार से सहमत नहीं थी। हालांकि बाद में वे तब मान गई जब गांधीजी ने वहां जाकर शराब, स्त्री एवं मांस को हाथ नहीं लगाने का वादा किया। इंग्लैंड जाने से पहले जब गांधीजी बंबई पहुंचे तो उनकी जाति के लोगों ने उन्हें अपने जाति वर्ग से निकाल देने की धमकी दी। उन लोगों का मत था कि विदेश जाने से व्यक्ति संदूषित हो जाता है, लेकिन गांधीजी अपने निर्णय पर अडिग रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनके जाति वर्ग से निकाल दिया गया। इस फैसले का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एवं 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में वे साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो गए। लंदन में शुरुआती कुछ दिन गांधीजी के लिए अत्यंत कठिन रहे। लंदन में द्वितीय वर्ष के दौरान वे 2 भाइयों से मिले जो ब्रह्मविद्यावादी विचारधारा के थे। इन भाइयों ने उन्हें सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा अनुदित भगवद गीता का अंग्रेजी रूपांतरण दिखाया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधीजी राजकोट लौट आए एवं कुछ दिनों तक यहां रहने के बाद उन्होंने बंबई में वकालत की शुरुआत करने का निर्णय लिया। हालांकि बंबई में वे खुद को स्थापित नहीं कर सके, जिसके बाद वे राजकोट लौट आए एवं यहां फिर से उन्होंने वकालत शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा, प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका गांधीजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्हें अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिणामतः इन अनुभवों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सन 1893 ईस्वी में गांधीजी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों एवं अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। इस जातीय भेदभाव का सामना गांधीजी को भी करना पड़ा। अफ्रीका में गांधीजी के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन डरबन के एक न्यायालय में वहां के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा। गांधीजी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया एवं न्यायालय से बाहर निकल गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने गांधीजी के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई एवं उन्हें गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में जाने को कहा। गांधीजी ने अपने पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पीटमैरिजबर्ग में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। सर्दी का समय था। स्टेशन के प्रतीक्षालय में गांधीजी ठंड से ठिठुरते रहे। उसी समय गांधीजी ने ये फैसला किया कि वे अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहां शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधीजी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। गांधीजी का भारत आगमन, सत्याग्रह की शुरुआत। भारतीय राहत अधिनियम के पारित होने के पश्चात गांधीजी अफ्रीका में जारी विरोध को छोड़ जनवरी 1915 में भारत लौट आए। भारत लौटने पर सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत लौटने के बाद गांधीजी ने यह निर्णय किया कि पहले 1 वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों की बात सुनेंगे, जबकि वह खुद कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे 1 वर्ष तक देश भर में घूमने के बाद मई 1915 को गांधीजी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। ये गांधीजी के विभिन्न आश्रमों में से एक था। गांधीजी ने सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आश्रम के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक की मान्यता दी। सुधारक के रूप में गांधीजी का पहला सत्याग्रह। गांधीजी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधीजी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। फलस्वरूप
गांधीजी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधीजी के इस आदेश को मानने से इनकार करने के बाद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा स्थगित कर दिया एवं उन्हें जमानत के बिना रिहा कर दिया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधीजी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। असहयोग आंदोलन, गांधी युग की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत सन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधीजी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने किया था। कई भारतीयों ने अपनी उपाधियां लौटा दी एवं अपने सम्मान का परित्याग कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। छात्रों ने कॉलेज एवं स्कूल जाना बंद कर दिया एवं शहरों में कार्यरत हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़ गांवों में अहिंसा एवं असहयोग का संदेश प्रसारित करने गए एवं लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए तैयार करने लगे। गांधीजी ने भी यंग इंडिया एवं नवजीवन नामक अपने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सर्वत्र विदेशी कपड़ों को जला दिया गया एवं सबने अपने घरों में चरखों पर कपड़े बुनने शुरू कर दिए। सदियों से जिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्होंने भी दांडी यात्रा में भाग लिया। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधीजी की आत्मकथा। गांधीजी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक गईं। इस आत्मकथा का कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नमक सत्याग्रह, प्रसिद्ध दांडी यात्रा। नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई। 5 मई 1930 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। अतः गांधीजी को 26 जनवरी 1931 को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को बापू एवं ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौते हुआ, जिसके बाद उन्हें लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आने को कहा गया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन की अपनी नीति नए सिरे से निर्धारित की थी। ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से बेहद निराश होकर गांधीजी ने जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधीजी का अनशन। अगस्त 1932 में जब सामुदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई, तब गांधीजी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। ये हिंदू समुदाय को विभाजित करने का प्रयास था। इसलिए उन्होंने इस अधिनिर्णय का विरोध जताते हुए आमरण अनशन की धमकी दी। वे 20 सितंबर 1932 को अनशन पर बैठ गए। इस बात ने पूरे देश भर में सनसनी पैदा कर दी। इस स्थिति को संभालने के लिए पुनः अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विधानमंडल में अल्पसंख्यक वर्गों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आरक्षण प्रदान किया गया। 8 मई 1933 को गांधीजी ने हरिजनों के हितलाभ के लिए 21 दिनों के अनशन की घोषणा की। जेल से निकलने के बाद गांधीजी हरिजनों के हितलाभ के लिए अत्यंत तत्पर दिखाई दिए। सन 1919 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक राष्ट्रहित में निकाले जाने वाले यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के स्थान पर अब हरिजन समाचार पत्र निकाला जाने लगा। सन 1934 ईस्वी के बाद गांधीजी वर्धा के निकट सेवाग्राम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए एक नए केंद्र का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा,
1937 भी शामिल किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने में व्यस्त था, गांधीजी नओखली में सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की स्थिति सुधारने की कोशिशों में लगे हुए थे। गांधीजी अत्यंत साहसी एवं निर्भीक स्वभाव के थे। उनका जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस देश के मूल्यों के साथ साथ मानवता के मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। वे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहे। उन्होंने स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कस्तूरबा गांधी का 74 वर्ष की आयु में निधन। कस्तूरबा गांधी बहुत दिनों से श्वासनली प्रदाह से पीड़ित थी। भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी एवं साबरमती आश्रम में व्यतीत कठिन जीवन का तनाव उनकी बीमारी का कारण बना। उनका अंतिम संस्कार आगा खान महल के जेल में किया गया। गांधी जी की हत्या के बाद गांधी युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी देन एवं उनके मूल्य हमेशा कायम रहेंगे। गांधी जी पर बम फेंकने की घटना को 10 दिन हुए थे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिरला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकल रहे थे, उसी समय नाथूराम गोसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाईं। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। मरते वक्त उन्होंने 2 शब्द बोले, हे राम। उनका अंतिम संस्कार यमुना के तट पर किया गया। गांधी स्मृति नई दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग पर स्थित पुराने बिरला घर का एक पवित्र भाग है। इसी जगह पर गांधी जी के महान जीवन का अंत हुआ था। गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक इस घर में रहे। इस पवित्र घर में उनके जीवन के अंतिम 144 दिनों की कई यादें संभाल कर रखी गई हैं। सन 1971 ईशून्य में इस घर को भारत सरकार ने अपने अंदर संग्रहित कर इसे राष्ट्रपिता के राष्ट्रीय स्मारक का नाम दिया। 15 अगस्त 1973 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। इस स्मारक के अंदर एक कमरा है जहां बापू रहा करते थे एवं एक प्रार्थना स्थल है जहां वे हर शाम जनसभा में लोगों से मिलते थे। इस भवन एवं यहाँ को परिदृश्यों को इसके पुराने रूपों में ही संरक्षित किया गया है। गांधी जी आज भी हम सबके बीच जीवित हैं। अहिंसा एवं शांति पर दिए गए बापू के सर्वव्यापी उपदेश आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के लोग उन्हें प्यार से बापू एवं राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। वे मानवता एवं शांति के प्रतीक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 जून 2007 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शिक्षा एवं जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का अवसर है। इसी प्रस्ताव के अंतर्गत स्मरणोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। ये प्रस्ताव अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को सुरक्षित रखने एवं शांति, सहिष्णुता, ज्ञान एवं अहिंसा पर आधारित संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान देता है। गांधी जी द्वारा बताई गई कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां। अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। उस प्रकार जिएं कि आपको कल मर जाना है। सीखिए उस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल न हो। बेहतर है कि हिंसा की जाए यदि यह हिंसा हमारे दिल में है, बजाय इसके कि नपुंसकता को ढकने के लिए अहिंसा का शोर मचाया जाए।
व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी के बारे में पूरा भरोसा रखना बुद्धिमानी नहीं है। यह अच्छी बात है कि याद रखा जाए कि सबसे मजबूत भी कमजोर हो सकता है और बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक समुद्र है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें सूख जाती है तो समुद्र मैला नहीं होता। ईमानदार मतभेद आमतौर पर प्रगति के स्वस्थ संकेत हैं। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें।